हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले के पास हैं फंक्शन। थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे 11th में जो हमने पढ़ा है फंक्शन, उसके बारे में। ठीक है, तो हमने फंक्शन को पढ़ा है कि फंक्शन ए समूचे ए से बी पर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, एक प्रकार का क्या है, संबंध ही है। कहाँ से, ए से बी पर। ठीक, पर इस रिलेशन के अंतर्गत ऐसा नहीं कि केवल वो संबंध है तो वो फंक्शन कहलाएगा, नहीं। उसके लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, मतलब ए जो यानी जो प्रांत कहलाता है हमारे पास संबंध के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय वाई कहाँ होना चाहिए, बी में होना चाहिए आपके पास। यानी आपके पास प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए एक अद्वितीय जो आपके पास संबंध होगा किससे होना चाहिए, एक बी के एक एलिमेंट से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि एक अवयवों का संबंध दो से हो जाए, पर कभी भी एक अवयव का दो से संबंध, मतलब दो अवयवों का एक से संबंध हो जाए ऐसा पॉसिबल है, पर एक अवयव का दो से संबंध होना कभी भी संभव नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यूनिक होना चाहिए आपके पास, मतलब एक अद्वितीय आपके पास अवयव का होना चाहिए वाई में, बी में। तो इस प्रकार से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, जो अपने नोटेशन लिखा ना, एफ क्या है, एक नियम है या एक संबंध है जिसके अनुसार ए के अवयव किससे संबंधित हैं, बी से संबंधित। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रत्येक अवयव को संबंधित होना है किसी वाई से, यानी बी के किसी अवयव से। ठीक, और इसको पढ़ते कैसे हैं, ये पढ़ा जाता है कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, ए का ए से बी पर संबंध आपके पास कौन है, एफ। ठीक, तो इसी प्रकार से मैंने कह दिया आपके पास, मान लो एक्स वाई कोई एलिमेंट है एफ में, ये अवयव युग्म जो है एक्स वाई वो उसमें आपके पास। ठीक है, तो इस केस में जो वाई है वो कहलाता है इमेज ऑफ एक्स। एक्स अवयव की क्या कहलाता है, प्रतिबिंब, हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब, या एफ इमेज भी कह सकते हैं, एफ इमेज। यानी एफ के अंतर्गत एक्स का क्या है, ये प्रतिबिंब है, जिसको निरूपित किया जाता है इस प्रकार से, वाई बराबर एफ एक्स के द्वारा। ये आपके पास निरूपित कर रहा है कि इस एफ के अंतर्गत एक्स का प्रतिबिंब कौन है, वाई, और एक्स कहलाता है प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ वाई। यानी ये तो कहलाए पास, हिंदी में कहलाएगा वाई कहलाए आपके पास, ये तो कहलाएगा प्रतिबिंब, क्या कहला है, प्रतिबिंब, और ये कहलाता है आपके पास पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, तो आपके पास अगर कहा जाता है कि फलन क्या है, तो फलन क्या है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसके अनुसार ए, यानी जो प्रांत कहलाता है आपके पास जो ए समुच्चय, जब मैंने कहा ना कि अगर एक संबंध ए से बी पर परिभाषित है तो वो क्या कहलाएगा, वो संबंध फलन कहलाएगा कब, यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, ध्यान देना, यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध अद्वितीय वाई से है, जो कि किससे लिया जाएगा, बी से। इसको इस प्रकार से आपके पास, ठीक है, तो प्रत्येक कोई भी एलिमेंट ए का छूटना नहीं चाहिए आपके पास। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या है कि आपके पास फंक्शन क्या है, एक प्रकार का संबंधी है जिसके अनुसार ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय आपके पास संबंध किससे होने वाला है, बी के वाई से। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसकी डेफिनेशन को और हम रिफाइन करें तो आपके पास हो जाएगा, संबंध जो आपके पास पड़ा आर, वो क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। संबंध क्या कहलाता है, फलन कहलाता है, यदि उसके अंतर्गत ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ए के यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए क्या हो, एक अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो, बी में। तो इमेज के हिसाब से आपके पास डेफिनेशन आपके पास हो गया कि एफ इज रिलेशन। ठीक है, एफ क्या है, एक प्रकार का संबंध ही है। ठीक है, बाय विच every element of A is related to यूनिक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यूनिक क्यों बोला गया है, अभी कभी भी आपके पास एक ए के प्रत्येक अवयव का यूनिक इमेज का मिलने वाली है, रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो संबंध एफ जो है, वो जो फलन जो एफ है वो क्या है, एक प्रकार का संबंध है जिसके द्वारा ए के प्रत्येक अवयव क्या है, किससे संबंधित हैं, यूनिक अवयव से, बी के किसी यूनिक अवयव से संबंधित आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास हमने 11th में पढ़ा है। और इस तो अगर आपके पास कोई संबंध जो फलन कहला रहा है वो क्या है, ए से बी पर परिभाषित है इस प्रकार से कि उसके अंतर्गत क्या आ रहा है, एफ के अंतर्गत आ रहा है सभी एक्स वाई का युग्म, जहाँ वाई क्या होने वाला है, एक्स का
एफ के अनुसार प्रतिबिंब कहलाएगा, वाई कहलाता है प्रतिबिंब और एक्स कहलाता है पूर्व प्रतिबिंब। तो इसमें एक्स वाई वाले युग्म आएंगे। और जो आपको पहले से मालूम है कि जब हम प्रांत व परिसर की बात करते हैं तो प्रांत क्या होता है, जो आपके पास ऐसे युग्म होंगे उनमें जो प्रथम घटक जो एक्स होगा ना वो आपके पास उनका समुच्चय कहलाता है प्रांत। पर इस केस में हमेशा क्या होगा, पूरा का प्रांत क्या मिल जाता है, जो समुच्चय ए है वो क्या है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि प्रत्येक एक्स, इसमें लिख भी सकता हूँ कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो आपके पास समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का आपके पास प्रतिबिंब कहाँ मिलना चाहिए, वाई के रूप में बी में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैं कहूँ कि प्रांत इस फलन के लिए प्रांत क्या होता है तो समुच्चय ए क्या हो जाता है उसका प्रांत। और आपको ये डेफिनेशन वही है कि पहले अवयवों का, पर क्योंकि मुझे मालूम है कि इस संबंध के इस ऐसा संबंध है एफ, यानी जो फंक्शन है या जो फलन मैं कहूँ तो फलन एक इस प्रकार का विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसके अनुसार प्रांत ये जो ए जो समुच्चय है इसके प्रत्येक अवयव के लिए, ध्यान देना, इसके प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होना चाहिए, बी में प्राप्त होना चाहिए। तो जो पहले घटक आपके पास आएंगे उनका समुच्चय क्या कहलाता है, आपके पास प्रांत कहलाता है वो मालूम है। और दूसरे अवयवों का वो कहलाता है परिसर, जिसे हम कहते हैं रेंज, ये आपके पास परिसर है। ठीक, और ये हमेशा उप समुच्चय होता है किसका, बी का, कभी कभी बराबर भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने थोड़ा 11th में ये पढ़ा आपके पास। जैसे एग्जाम्पल के रूप मैंने एक आपके पास है ना रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ आपके पास, मैंने कहा मान लो ये कोई समुच्चय ए है और ये कोई समुच्चय है बी, इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी और इसमें है एक्स वाई और जेड। अगर एक फंक्शन, एक अभी संबंध के बारे में, अगर एक संबंध के अनुसार एक रिलेशन था आर जो ए से बी पर परिभाषित है, उसके अनुसार ए जो है उसका संबंध एक्स से, बी का संबंध वाई से और सी का संबंध क्या है वो भी वाई से ही है, ऐसा आपके पास है। तो आपको अगर देखना है कि ये संबंध फलन है या नहीं, थोड़ा ध्यान सुनना, संबंध फलन है या नहीं, तो आपको देखना है कि क्या जो समुच्चय ए है यहाँ पर जो रिलेशन आपके पास है वो कुछ इस प्रकार से देखें, ए का संबंध एक्स से, बी का संबंध वाई से और सी का संबंध भी वाई से। ये इस प्रकार का संबंध आपके पास दिया है जो कि आर कहाँ से पारिभाषित है, आर पारिभाषित है ए से बी पर। अब ये संबंध फलन कब कहलाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस संबंध के अनुसार क्या ए के प्रत्येक अवयव जो कि ए बी सी हैं, देखो तीनों अवयवों के प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त होना ही नहीं, ये भी देखना कि यूनिक है या नहीं। तो देखो इसके अनुसार ए का संबंध एक्स से, बी का संबंध वाई से और सी का संबंध भी वाई से है। देखो इसमें प्रत्येक आपके पास जो एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, प्रत्येक आपके पास जो अवयव आप कहाँ से ले रहे हैं, ए से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। थोड़ा ध्यान देना, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ से कोई भी अवयव ले लो, उसके लिए वाई कहाँ प्राप्त हो रहा है, बी में प्राप्त हो रहा है। किसके अनुसार, इस संबंध के अनुसार। तो इस टाइम पर यह संबंध क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। साथ में ये भी देखना है कि क्या वो अद्वितीय है, यानी एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे ए का प्रतिबिंब केवल एक्स है, बी का प्रतिबिंब केवल वाई है, सी का प्रतिबिंब केवल वाई है। ऐसा कहीं नहीं है कि ए के दो प्रतिबिंब है, नहीं है ना। तो इस टाइम पर देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू, जो कि क्या है ना, यूनिक है। ध्यान देना, ये जो आपके पास है ना, जो x के प्रत्येक अवयव, जो a के प्रत्येक अवयव हैं उनके लिए जो y कहाँ है वो b में, वो कहाँ प्राप्त, वो कैसा प्राप्त हो रहा है, यूनिक प्राप्त हो रहा है। देखो a का प्रतिबिंब x एक ही मिल रहा है, b का प्रतिबिंब भी एक ही मिल रहा है, c का प्रतिबिंब क्या है पास। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास होना चाहिए कि इस डेफिनेशन को मैं अगर लिखूँ तो ये r यहाँ पर आपके पास, क्योंकि क्या है कि f यहाँ पर हो गया है, f इक्वल टू, हम यहाँ लिखते हैं वो सिंपल आपके पास y बराबर एफ एक्स। तो इसको हम लिखेंगे तो इसके साथ बताऊँ क्या हो जाएगा। देखिए जब f के अनुसार a का प्रतिबिंब पूछ रहा हूँ तो वो है x, इसी प्रकार f के अनुसार b का प्रतिबिंब मिल रहा है तो वो भी y, और f के अनुसार c का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, y। देखो a के प्रत्येक अवयव के लिए जो अवयव के जो प्रतिबिंब मिल रहे हैं वो क्या अद्वितीय हैं। इसका केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसका केवल एक ही प्रतिबिंब, इसका केवल एक ही प्रतिबिंब। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी अवयव का दो प्रतिबिंब हो गए हैं। ठीक, तो ये था आपके पास पिछले साल जो आपने पढ़ा फलन, उसके आपके पास उसमें फलन जो है वो विशेष प्रकार का संबंधी है, और उसके लिए प्रांत, उसका परिसर और सह प्रांत। वैसे ही आपके पास बस थोड़ा ध्यान देना कि संबंध में
जो समूचे ए है वो प्रांत हो जाए तो आपके पास वो तब भी वो फलन नहीं कहलाएगा। उसके लिए अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी थी, यदि किसी संबंध के अनुसार, ध्यान सुनना, यदि किसी संबंध के अनुसार प्रांत के अवयवों के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक लिखना जरूरी है, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो जाए, सह प्रांत में प्राप्त हो, तो वो संबंध क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। ये आपने 12th में 11th में पढ़ा आपके पास, ठीक। तो और क्या पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर। तो हमने पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन मतलब एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का संबंध जिसके अनुसार, जिसके अंतर्गत प्रांत के सभी अवयवों के अद्वितीय प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, सह प्रांत यानी बी में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने क्या क्या पढ़े पिछले साल, उसको जरा थोड़ा सा मैं तेज़ी से रिवाइज करने वाले पास, ठीक। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन कहलाता है, ठीक। इसका प्रांत सह प्रांत आ रही है वास्तविक फंक्शन आपके पास, ठीक। इसको लिखते हैं इस प्रकार से, देखो, यदि फंक्शन के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब स्वयं क्या हो जाए, एक्स, तो यानी प्रतिबिंब के रूप में वो स्वयं ही आ जा रहा है, तो इस फंक्शन को कह रहे हैं आपके पास तत्समक फंक्शन। और जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या मिलता है, हमेशा एक सीधी लाइन जो मूल बिंदु से होते हुए जाएगी एक बार सीधी, क्योंकि एक्स का मान जो होगा वही वाई का मान मिलने वाला ना, तो इस प्रकार का एक कर्व मिलेगा। तो इसका प्रांत व परिसर और सह प्रांत भी क्या हो जाएगा, आ रही है आपके पास, ठीक। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन जिसे कहते हैं। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब के रूप में हमेशा एक अचर प्राप्त हो जाएगा। आप एक्स का मान कुछ भी दे दीजिए, एक्स का मान कुछ भी दे दीजिए, आपके पास फंक्शन के, उस फंक्शन के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब हमेशा क्या मिल रहा है, के। जैसे मैंने कह दिया आपके पास भाई कि आपके पास उसके प्रतिबिंब के रूप में हमसे 3 मिलना है, तो y बराबर 3 प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके पास कहलाता है अचर फंक्शन। आप x का कोई भी मान दीजिए, y का मान हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, वो कांस्टेंट के रूप में, ठीक। तो इसका प्रांत हो जाता है r। जब परिसर की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट जो है वो उसका समूचे बना लेंगे, तो वो पास क्या कहलाएगा, परिसर। और इसका क्या आपके पास मिलेगा, इसका जो वक्र होगा वो हमेशा x अक्ष के समांतर होने वाला है। जैसे आपको मालूम है y=2, y=-5, जब हम रेखाएं खींचते थे ना तो वो x अक्ष के समांतर आते थे, ठीक है। तो ये पहले 2 फंक्शन आपके पास हमने पढ़े थे, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, ठीक। फिर इसके बाद हमने पढ़ा आपके पास रैखिक फलन, सिंपल सा है, वैसे मेन पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसे कहते हैं वो इस रूप में आपके पास होता है, इसका प्रांत सह प्रांत दोनों ही आर होगा और परिसर भी आर ही होने वाला, ठीक। इसका ही एक रूप क्या है, रैखिक भी है। रैखिक की बात करें तो रैखिक में अगर आपके पास फंक्शन की बात करें तो y बराबर एफ एक्स इक्वल टू किस रूप में होगा, एम एक्स प्लस सी, रेखा का मानक रूप आपके पास एम एक्स प्लस सी, हमने 11th में पढ़ा आपके पास, ठीक है। ये लाइन है आपके पास, रेखा आपने पढ़ी थी y बराबर एम एक्स प्लस सी ढाल अंतःखंड रूप, उस रूप में अगर कोई फंक्शन है तो उस टाइम पर वो कहलाएगा रैखिक, यानी चर की घात 1 आपके पास। और जब इसका वक्र बनाएंगे तो एक आपके पास कर्व, एक सीधी लाइन बनती है आपके पास, तो आपके पास इस प्रकार से है, ठीक। फिर आता है बहुपद फलन, तो बहुपद फलन पॉलिनोमियल एफ वाई बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल ये एक्स स्क्वायर, ये द्विघाती बहुपद है, ये 3 घात वाला बहुपद आपके पास, तो ये इस प्रकार का फंक्शन क्या कहलाता है, बहुपद फलन। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन जो y बराबर एफ एक्स अपॉन जी एक्स या y बराबर एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होना चाहिए। पर अनिवार्य रूप से जो इसको पारिभाषित होना है अगर, तो क्यू एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जब इसकी प्रांत की बात करते हो तो प्रांत में क्या आएगा, आर सभी वास्तविक संख्याएं बस उन x को हटाकर जिसके लिए क्यू एक्स का मान क्या हो गया था, 0, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपके पास y बराबर एफ एक्स इक्वल टू मैंने कहा 2x + 1 और x - 2 मैंने कहा, तो इसके लिए अनिवार्य रूप से x का मान 2 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x का मान 2 होगा तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो अपरिभाषित नहीं होना है उसके पास, ठीक। और इसका परिसर जितने हो गया, परिसर के रूप में से मिलेगा एक वास्तविक संख्याएं प्राप्त होंगी। तो ये सारे के सारे क्या है, वास्तविक मान फलन आपके पास है, वास्तविक फंक्शन आपके पास है, ठीक। तो ये हमने शुरू के 5 जो फंक्शन पढ़े थे वो आपके पास है, ठीक। फिर जो हमने पढ़ा वो है मापांक, जिसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का यूज़ हम कई जगह कर चुके हैं आपके पास, देखो। तो इसमें होता क्या है कि हम है ना जो x की वैल्यू देंगे ना उसका निरपेक्ष मान लेंगे, मतलब कहने का अर्थ है उसको, उसका जो साइन है ना उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो वैल्यू होगी ना, जैसे मैंने कहा -3, x का मान -3 है, तो जो उसमें अंक आ रहा है कितना अंक, -3 नहीं आपके पास, उसका अंक केवल 3 आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइम पर जो मापांक फलन है उसके अंदर उसको निरूपित करते हैं ये मॉड x के द्वारा। यानी कहने का अर्थ अगर x नेगेटिव होगा तो उसको भी पॉजिटिव ही लेना है। ये माइनस x, मैंने कहा x <0 है तो उसका जैसे माइनस लगा, यानी नेगेटिव है तो उसका जैसे माइनस लगाने की जगह अपने अभी पॉजिटिव। तो हम देखो जब भी हम बात करते हैं मापांक फलन की, तो मापांक फलन में हम क्या करते हैं, केवल x का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो लेंगे, उसके आगे साइन जो है वो हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। अगर नेगेटिव है तो उसकी जगह भी उसको पॉजिटिव लेना प्रतिबिंब के रूप में। मैंने कहा x का मान -3 है
तो y का मान कितना हो जाएगा, -3 के लिए +3। x का मान अगर 3 होता तो y का मान तो 3 ही होता, पर अगर x का मान -3 होता तो y क्या होगा, उसका निरपेक्ष मान मतलब विदाउट साइन वाला मान लेगा और वो कितना हो जाएगा, +3। इसलिए प्रांत तो इसका आ रहा है, पर परिसर की बात करें तो परिसर में क्या होगा, 0 या 0 से अधिक मतलब नॉन नेगेटिव जो आपके पास रियल नंबर है वो उसका क्या कहलाता है, आपके पास परिसर कहलाता है। ठीक, उसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन या चिन्ह फलन। इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास है। चिन्ह जैसे नाम से पता चल रहा है, इस फंक्शन के द्वारा हमारे पास बताऊं, जो x के जो मान होंगे ना, जो x की जो वैल्यू होगी उसके चिन्ह क्या हैं वो हमको प्राप्त होने वाले हैं। चिन्ह मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर 0 है तो 0। देखो क्या क्वेश्चन है, अगर x का मान 0 नहीं है तो ये उसका प्रतिबिंब होने वाला है। अब इसमें देखो, अगर मैंने x पॉजिटिव लिया होता तो इसने पॉजिटिव तो रहना ही है क्योंकि मापांक है, इसने भी पॉजिटिव रहता तो क्या मिलता, +1 मिल जाता। पर अगर x नेगेटिव होता तो ऊपर तो मैंने कहा x का मान -2 देते हैं, क्या देते हैं, -2, तो मॉड के कारण -2 था तो वो क्या हो जाएगा, +2, पर नीचे कितना है, -2, तो +2 अपॉन -2 क्या हो जाएगा, -1। तो मतलब प्रतिबिंब के रूप में चिन्ह प्राप्त होगा। मतलब कहने का अर्थ है, अगर आपने x का मान ऋणात्मक दिया है, x का मान क्या दिया है, नेगेटिव, तो आपको प्रतिबिंब के रूप में उसका चिन्ह प्राप्त होगा कितना, -1। उसका साइन क्या आएगा ना, पर 0 होगा तो 0 आएगा विदाउट साइन। ठीक, पर अगर x पॉजिटिव होता है तो उसका साइन प्लस यानी +1 आपके पास प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चिन्ह फलन में होता क्या है कि आप x का मान कुछ भी दे सकते हो, प्रतिबिंब के रूप में केवल चिन्ह आएंगे। चिन्ह मतलब -1, 0 या +1। तो इसलिए इसका प्रांत तो आ रहा है, पर परिसर क्या हो गया, 0, -1, 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्रम में -1, 0 और 1। और इसका आप कर्व देखें तो कर्व कुछ इस प्रकार से होगा। देखो x का मान 0 पे 0 है, पर x का मान अगर धनात्मक लिख दो y के मान के रूप में हमेशा 1 मिलेगा, और x का मान 0 पे 0 तो था ही, ठीक, पर 0 से कम अगर x का मान होता है यानी नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलने वाला है, -1। तो इसका कर्व कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये और बीच में आपके पास। ठीक, और ये किसका है, मापांक फलन का, हमेशा y का मान पॉजिटिव ही मान मिलने वाला आपके पास। ठीक, तो ये थे आपके पास कुछ फंक्शन हमने जो पिछले साल पढ़े। इसके अलावा एक और फंक्शन आपके पास था, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा आपके पास। ये आपके पास है महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ये भी वास्तविक फंक्शन है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर आधारित है। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं y बराबर fx इक्वल टू, ये उसका नोटेशन है, ये है महत्तम पूर्णांक फलन का निरूपण। ये इक्वल टू a प्राप्त होगा अगर x का जो x ले रहे हैं वो क्या हो रहा है, a और a+1 के बीच का आपके पास वैल्यू है। देखो a हो सकता है पर a+1 नहीं होगा। ठीक, जहाँ a क्या है, कोई पूर्णांक, तो आपको प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, a है, तो नाम तो है महत्तम पूर्णांक, पर हमको मिलेगा क्या, छोटा पूर्णांक। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में मैं कहूँ y बराबर 1.9 की वैल्यू है, तो ये पूर्णांक 2 के बराबर के नज़दीक का, पर हमको क्योंकि मुझे मालूम है किस किस दो पूर्णांकों के मध्य है, 1 और 2 के मध्य का है, पर मुझे प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, छोटा पूर्णांक, यानी क्या प्राप्त होगा, 1। तो ये आपके पास है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसके अंतर्गत प्रतिबिंब के रूप में हमें x की जो वैल्यू है वो किन दो पूर्णांकों के मध्य है ना, वो देखनी है, और प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, छोटा पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे मैंने कहा आपके पास अगर मैं पूछूं y बराबर -1.2, -1 तो ये किसके बीच में है, आपको मालूम है -2 और -1 के, तो कितना हो जाएगा, -2 इसका प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास है, इसका प्रांत होता है r, जबकि परिसर क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय। हमेशा प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलने वाले हैं, पूर्णांक प्राप्त होने वाले हैं, तो इसलिए इसका परिसर क्या होता है, आपके पास z पूर्णांकों का समुच्चय। ये उसका फिगर देखो, जब भी x का मान 1 से कम है 0 तक, x का मान जब भी 1 कम से 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 है, प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक। जब x का मान 1 से लेकर 2 के बीच का है तो प्रतिबिंब के रूप में छोटा पूर्णांक यानी 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही जब x का मान 2 से और 3 के बीच का है, तीन शामिल नहीं है, 2 शामिल है, तो प्रतिबिंब के रूप में क्या मिलेगा, 2। ऐसे इस प्रकार से नेगेटिव साइड में भी मिलने वाला। ठीक है, तो ये आपने है ना पिछले साल पढ़े थे, ये आपके पास फंक्शंस के जो टाइप थे वो आपने पिछले साल पढ़े थे। इस साल हम कुछ और पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ाने से पहले आपको इन सभी फंक्शनों की परिभाषा के साथ फंक्शन में जो आपने पढ़ा है 11th का वो लिख लेना आपके पास। ये जिस प्रकार से पूर्णांक फलन जो मैंने आपको बताया भी, तो इन फिगर्स को, इन फंक्शनों के टाइप्स को लिख लेना है। तब मैं कल आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपके पास क्या, कि इस जो 12th का जो सिलेबस है उसमें फंक्शंस किस प्रकार के फंक्शन हैं, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या हैं। तो आपको
टाइप्स ऑफ फंक्शन जो 12th वाले हैं उनको पढ़ने से पहले आपको फंक्शन की बेसिक चीज़ें आ जानी चाहिए। इनके अलावा ये जो फंक्शन आपने 11 में पढ़े हैं ये भी आने चाहिए, क्योंकि इनके आधारित क्वेश्चन भी आपके पास आने वाले हैं। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ आपके पास कि कई काम नहीं कर रहे हैं उसको, तो लगातार काम करते रहिए, तो तभी जाके आपके पास कुछ होने वाला है आपके पास। ठीक, तो ये आपको आज करना क्या है कि जितने भी मैंने फंक्शन की परिभाषा, उसमें प्रांत क्या, सह प्रांत क्या, निरूपण क्या, किस प्रकार से, और जो फंक्शंस के टाइप मैंने आपको आज के वीडियो में बताएं, उनको एक बार आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लें आपके पास अपनी कॉपी में। तब कल मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन जो 12th स्टैंडर्ड का आपका कोर्स है उसको पास। ठीक।